बेड के कोने में सिमट कर बैठी थी। खुद पर सिर्फ रजाई ओढ़ रखी थी। मुझ पर इस कदर डर छाया हुआ था कि डर के मारे मैं मर ही जाऊं। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की रात पहली रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि पति के नाम पर मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरी जिंदगी इस कदर बदतर कर देगा। मैं यतीम लड़की थी और यतीम खाने से ही वो आदमी मुझे शादी करके ले आया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे पति से उसके रवैये की वजह जान सके। बेबसी और मजबूरी मेरे पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाब तो नहीं देखे थे क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक यतीम खाने से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि एक सहारा हमें मिल जाए। वह आदमी 40 साल के लगभग था। देखने में भी अच्छी सूरत और सही शक्ल का ना था, लेकिन मैं 20 साल की खूबसूरत और हसीन लड़की थी। मेरी शादी का जोड़ा मेरे होने वाले पति ने ही यतीम खाने के इंचार्ज को दिया था। मैंने वह पहन लिया। मेरी दोस्त ने मुझे तैयार कर दिया। मैंने उस आदमी को शादी के बाद उस वक्त देखा जब वो मुझे अपने घर विदा करके ले आया था। विदाई के वक्त उसने मुझे एक चादर ओढ़ने के लिए दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। बहरहाल रोती रोती अपनी सहेलियों से बिछड़कर अपने पति के साथ उसके घर पर आई थी। वह घर में अकेला ही रहता था, लेकिन घर एक अच्छे इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 3-4 कमरों का मकान था जहाँ रहने वाला बस एक ही था। यतीम खाने के इंचार्ज ने मुझसे ये कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। मैंने अपनी आंखों में कोई ज़्यादा ख्वाब नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थामकर सिराज ने मुझे कमरे में बिठाया था, फिर कहने लगा कि अपने शॉल उतार दो। मैं सामने चेयर पर बैठ गया, अपनी पैरों पर पैरें डालकर जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। सिराज की अजीब सी नज़रें मेरे पूरे वजूद पर फिर रही थी। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और कुछ मुझे अपने पति की नज़र अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जैसा इस रिश्ते में होता है। सिगरेट पीते हुए उसने मुझे कहा कि ये लड़की अपना दुपट्टा उतारो। ये सुनकर मैंने उसे देखा था। मेरी आंखों में हैरत थी। पति को तो चाहिए था कि मेरे पास बैठता, मुझे भरोसे दिलाता कि मैं उसके साथ हूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सब कोशिश करता, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया वह यकीन करने के काबिल नहीं था। मेरे पति के चेहरे पर अजीब सा अंदाज देखकर मैं घबरा गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। अब मैं एक अजीब सी परेशानी में गिरफ्तार हो गई थी कि भला ये क्या तरीका है। जब उसने दोबारा से गुस्से से कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो, मैं घबराकर अपने दुपट्टे से पेन निकालने लगी। मेरे हाथ डर के मारे काम नहीं कर रहे थे। समीर सामने बैठा सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था और मेरी तरफ टुकटुकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से घबरा रही थी, कुछ उसकी अजीब सी फरमाइशें। बहरहाल मैंने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया। अब तो उसकी नज़र मुझे और उलझन में डाल रही थी। मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। उसने कहा कि अपने जेवर भी उतारो। मैंने धीरे धीरे से अपने तमाम जेवर उतार के रख दिए, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ उसने मुझसे कहा मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया और बेड पर खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे सिराज की आंखें लाल हो गई। वह गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आकर कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैंने तुमसे क्या कहा है? उसके अंदाज ने मेरी जान ही ले ली थी। मैंने कहा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। मैं किसी कीमत पर उसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती। तो उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कमीनी, अपनी औकात भूल गई है। मैं तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया हूँ, पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। तूने अगर मेरी बात से इनकार किया तो जान से मार डालूंगा। उसके गुस्से पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसा गुस्से और रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर जरा सा पीछे हटी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़ लिया, अपने करीब किया और मेरे चेहरे के बराबर चेहरा लाकर गुस्से से अपनी लाल आंखें मेरी आंखों में डालते हुए कहा, चलो वह करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उस बेरहम आदमी के सामने हाथ जोड़े, ऐसा काम मत करवाओ। मैं ये सब नहीं कर सकती। औरतें शर्म का लिबास होती हैं, मुझे इसी में रहने दो तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो क्या मैं नहीं जानता हूँ कि वह वहाँ शर्म वरम कुछ नहीं होती। मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि यतीम खाने की आड़ में क्या क्या वहाँ पर रंगरलियाँ मनाई जाती है। जब तुम वहाँ मौजूद आदमियों के दिल बहला रही थी तो यहाँ पर मेरी नहीं बहला सकती। फिर तो मैं ज़्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रख दिया है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो वह करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। उससे हैरत से देख रही थी। हमारा यतीम खाना बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी और हमें उनसे बिल्कुल माँ की तरह ही पाला था। हमारी सुरक्षा भी की थी। मैं ये नहीं जानती थी कि दूसरे यतीम खाना में यतीम लड़की और औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन सा खेल खेले
जाते हैं। लेकिन मैं जब से यतीम खाने में आँख खोली थी, हमारी सुरक्षा बिल्कुल ऐसी की गई थी जैसे बेटियों की जाती है। मैंने सिराज से कहा, आपको गलतफहमी हुई है। सिराज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की पकड़ और भी मजबूत की थी और मेरे बालों को बुरी तरह से खींचा और कहने लगा, बको मत, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अपने कमरे की तरफ उसने मुझे ढकेलते हुए छोड़ा था। मैं ज़मीन पर गिरते-गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि पति बीवी की इज़्ज़त होता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत कहा जाता है क्योंकि पति हर कदम पर अपनी पत्नी की हिफाजत करता है। और ये एक ऐसा पति था जो मुझे बेइज्जत करने पर तुला हुआ था, वो भी ऐसे। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक सुरक्षित जगह चाहती थी जो मुझे इस घर में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब न थी। वो आदमी फौरन से मेरे पीछे आ गया और मुझे बाजू से पकड़ लिया, मुझे कमरे में घसीटते हुए लाया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस यतीम खाने छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिए, मुझे बेड पर फेंका और अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर जलाई और जलती हुई सिगरेट से मेरे लहंगे को जलाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। मैं तो ये सब देखकर होश खो गई। मेरा लहंगा पूरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि लहंगे के साथ मैं भी जलना शुरू हो जाती, मैं उसे उतार दी और खुद को रजाई ओढ़कर बैठ गई। मुझे ऐसा देखकर वह हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। जब वो सुबह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक बैग था। उसने मेरे मुंह पर मार दिया, कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, इसे पहनकर बाहर आ जाओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसका अंदाज ऐसा ही था, गुस्से से भरा हुआ। मैंने अपने कपड़े बदल लिए और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही छोटा सा किचन था। जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा हो रखा था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे। चूल्हे पर चाय वाली एक केतली थी जो कि बुरी तरह से जल जल कर काली हो चुकी थी। मैंने पूरा किचन साफ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज मौजूद थी, लेकिन पूरा फ्रिज गंदा हुआ पड़ा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा, लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। किचन में ही खड़े खड़े मैंने नाश्ता किया और फिर सफाई करने लगी। इस दौरान मैं ये भी देख चुकी थी कि कबाड़ में कौन सा सामान पड़ा है। वह आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास देखकर मुझे बस एक एहसास होता था और वो था डर। डर का। वो मेरे पास आकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने रात को की है, अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। ये सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वह घर में नहीं था। मैंने सुकून का सांस लिया था, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कब तक समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर इसे मुझे तंग ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की। अगर इसे किसी लड़की को अपने सितम का निशाना बनाना ही था तो यह एक यतीम और बेसहारा लड़की को ही क्यों। वह तो बेचारी बचपन से ही दुख सहती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। बहरहाल मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। न जाने यह आदमी रात को मेरे साथ क्या हैवानियत करेगा। इसीलिए मैं अपने कमरे में गई। छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो सुबह को लेकर आया था और बाहर जाने लगी। जैसे ही मैंने मेन गेट खोलना चाहा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि गेट को बाहर से ताला लगा हुआ था और पूरा घर बंद था। घर में कुछ भी ऐसा न था जो मैं दीवार लांघ कर जा सकती थी। दीवारों के ऊपर भी बड़े बड़े नुकीले चीजें गाड़ रखी थी। जिस चीज को लांघना मुझ जैसी लड़की की थी छोड़ो, कोई भी लड़की पार नहीं कर सकती थी। मैंने तमाम कमरों की खिड़कियां खोलकर देखी, लेकिन सब पर लोहे के जंगले लगे हुए थे। मुझे लगा जैसे मैं कैदी हूँ। मुझे अपने किस्मत पर फिर से रोना आने लगा था। रोते रोते ही मैं रात का खाना बनाई थी और जब वो आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। लेकिन 5 मिनट ही मुझे हुए थे कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। अपने गुस्से से उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना दरवाज़ा तोड़ दूँगा और तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। किसके साथ तुम अंदर कमरे में बैठी हो? कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस तरह की पाबंदियाँ उसने लगाई हुई थी, यहाँ कौन आ सकता था? मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझे बड़े बुरे तरीके से पीछे धक्का दिया और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोल के भी देखने लगा। मैंने कहा, आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है। वह कहने लगा, फिर दरवाज़ा क्यों बंद करके लॉक रखा था? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कहते हुए वॉशरूम में चला गया। शायद वो वहाँ भी देख रहा था कि मैं किसी को वहाँ छुपा तो नहीं दी थी। मैं समझ गई थी कि शायद वह शख्स
सुस्ती मिजाज का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद कहने लगा, अगर मैं यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी की फिर से वही हरकतें करने लगा और कहने लगा कि तुम अपने कपड़े उतारो, जो मुझे मेरे ही नज़रों में गिराने लगी थी। लेकिन इस बार मैंने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत नहीं रही थी। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वह आदमी कमरे से बाहर निकल कर चला जाता था, मुझे कपड़े उतरवाता और वह कमरे से बाहर निकल जाता था। उसने अब तक मुझे छुआ तक नहीं था, अब तो ये रोज़ का होने लगा था। वह आदमी मुझे बेआबरू करके बाहर निकल जाता था, पूरी रात कमरे में नहीं आता था। एक रात हमारे घर में चोर घुस आए। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी जब मुझे कमरे में बाहर से शोर सुनाई दिया। मुझे लगा जैसे मेरे पति किसी से लड़ रहे हैं। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने दो आदमी को अपने पति के सर पर पिस्टल ताने देखा। मेरा पति जख्मी हालत में थे। ये देखा तो मेरी हालत ही खराब होने लगी। मैं फौरन से अपने पति के पास चली गई। चोरों को कहने लगी कि मेरे पति को छोड़ो, कुछ मत करना इन्हें। चोर कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ ना करें और ये सही सलामत रहे, तो तुम्हारे घर में जो कुछ भी है, जितने भी जेवर और पैसे पड़े हैं, तुम हमारे पास लेकर आओ। वो हमें लाकर दो, हम तुम्हें फौरन ही छोड़ देंगे। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और अपनी अलमारी की लॉकर खोला तो उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत जेवर भी थी, जो कि मेरे पति ने मुझे दिए थे। मैंने वह सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। वह पैसे लेकर वहां से चले गए। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और हाथ देखने लगी कि कहीं उन्हें ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्योंकि वह शायद चोरों से लड़े थे, इसीलिए उनके चेहरे पर जख्म थे। होंठ के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उनका चेहरा साफ किया और रोते हुए उनसे पूछने लगी कि आपने क्यों उनसे लड़ाई की। वह तो कुछ पैसों की खातिर मेरे लिए ना तो ये पैसे अहमियत रखते हैं और ना ही जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। वह पहली बार मुझे एक टक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा हो। कहने लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों। मैंने कहा, इसीलिए कि आप मेरे पति हैं, मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसकी होगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का एकदम से रंग उड़ गया था। वह फौरन से अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोचकर डरता रहा कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वह चोर मेरे पति के साथ ना जाने क्या कर बैठते। मेरे पति ने मेरे साथ भले ही अच्छा रवैया नहीं रखा था, जितना जलील वो मुझे कर सकता था करता रहा। वजह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह जुल्म था। इसके बावजूद मैं उसके साथ अच्छा ही रवैया रखा था। उसकी पसंद का खाना बनाती, पूरा दिन उसके काम करती। कभी ऐसा नहीं होता कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैंने वह पूरा ना किया हो। मैं जानती थी कि मेरे पति सख्ती मिजाज का है, इसीलिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं होती थी, बिल्कुल सादा रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का रवैया अभी कुछ बदलने लगा था। वह बहुत चुप चुप रहने लगे थे, मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आते थे। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और इस वक्त मेरे पति चाय के लिए कभी कभी बोल देते थे। वह कल बहुत चुपचाप से थे। मैं सिंक में रखे बर्तन धो रही थी जब वो किचन में आए। मैं समझ गई कि उसे चाय पीनी है, इसीलिए मैंने फ़ौरन से चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ा दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके बिना कुछ कहे ही कर देती थी। ये देखकर मुझसे कहने लगे, ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है। मेरा ये कहना था कि मेरे सामने आकर खड़ा हो गए और कहने लगे, किचन सुबह भी साफ़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि तुम सारा काम करके ही सोओगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे अल्फाज मेरे सामने बोले थे, वरना शुरू शुरू में तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कहते थे, पूरा घर चमकाने के बाद तुम्हें सोने की इजाज़त है। इसीलिए मुझे आदत सी हो गई थी। मैंने कहा ही नहीं कि कोई बात नहीं है, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। लेकिन उसने इनकार कर दिया, कहने लगा, जाओ, जाकर आराम करो, मुझे तुम वैसे भी थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। ये बात सच है कि कुछ दिनों से मैं वाकई थकी थकी थी। घर के सारे काम करने पड़ते थे, मेरे चेहरे पर अब थकान दिखने लगी थी। और दूसरी बात ये कि मुझे अपने पति की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वह जैसा भी था, मुझे ज़िंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी। मैं अपने कमरे में आ गई, कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया कि अपने पति से बात करती हूँ कि आखिर वो मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं आता है। मैंने सोचा कि बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आखिर वो मेरे पति है। इसे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी। मैं बाहर के कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई। लेकिन सामने जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। वह रो रहा था। ना जाने उसे किस बात का गम था, वह क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो फ़ौरन से उठकर बैठ गया, अपनी आंखों से आंसू साफ किया और कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे हो। कहने लगा, ये मेरा खुद का मामला है। मुझे हैरत हुई कि वो रो भी सकता है। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो तो बिल्कुल ही इंसान कहलाने के लायक नहीं था। मैं तो समझती थी कि उसकी इंसानियत से कोई रिश्ता ही नहीं है, वो तो एक दरिंदा है, वरना इतना पत्थर दिल ना होता। मुझे वही खड़ा
देखकर कहने लगा कि तुम जाओ यहाँ से, लेकिन मैं उसके पास आ गई और उसके गले लग गई। मैंने कहा कि आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं। मेरी बात सुनकर उसने फ़ौरन से मुझे खुद से अलग किया था। कहने लगा कि जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, आप क्यों मुझे अपनी हर बात शेयर नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। रब ने सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का बनाया है ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, वो आपस में बात करे और खुशी से ज़िंदगी गुजारे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, औरत भरोसे के लायक नहीं होती है। मैंने बहुत बड़े धोखे खाए हैं, इसीलिए मुझे किसी औरत पर भरोसा नहीं होता है। मैं कहने लगी। उसके बाद वह कहने लगा कि मेरी माँ उस वक्त एक आदमी के साथ भाग गई थी जब मैं 10 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप बदसूरत था। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी। जब वो जवान हुई तो मेरे बाबा का देहांत हो गया। मैंने पापा की दुकान संभाल और बहन घर संभालने लगी। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। लेकिन एक बार जब मैं घर आया तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं खिड़की से झाँक कर देखा तो वो गली के एक आवारा से लड़के से बात कर रही थी, जिसे देखकर मुझे शर्म आ गई। ये सब देखकर मुझे लगा औरत ऐसी होती है। मैंने अपनी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। वो उस लड़के के साथ भाग गई। मैंने इसीलिए कई साल शादी नहीं की। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे कि तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता। ये सब सुनकर मैं यतीम खाने जाकर शादी की बात की और तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगी, इसीलिए मैं तुमसे इस बात का बदला लेने लगा। लेकिन जिस दिन चोर घर पर आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान होता देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा रवैया मैं तुम्हारे साथ रखा हुआ था, तुम तो मुझे मरवा देना चाहिए था। लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिया और मेरे लिए तुम रो रही थी। ये देखकर मेरा ख्याल तुम्हारे लिए बदलने लगा, लेकिन मुझे अपनी रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। ये कहते हुए वह रो रहा था। मैंने कहा कि शराज, मेरे दिल में आपके लिए कोई गलत शिकवा नहीं है। अगर था भी तो वो ख़त्म हो गया है। जो कुछ शराज की माँ और बहन ने किया था वह वाकई गलत था, इसीलिए शराज के दिमाग में हर औरत के लिए ऐसी गलतफहमी पैदा हो गई थी। लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हो ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि ये कहानी का आनंद वो भी उठा सके और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।